नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग एक नया सीरीज लेकर आए हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार। उस इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ बिहार के अंतर्गत जो भी बिहार के व्यक्तित्व हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, दिनकर जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, इनके जो अनछुए पहलू हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, पर एक बिहारी होने के नाते भी हमें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप दिनकर जी को देखें तो दिनकर जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक व्यक्तित्व का नाम है। किसी किताब का नाम नहीं है, किताब के तहजीब का नाम है। दिनकर जी की अगर आप रचना, स्वतंत्रता संग्राम के पहले की रचना देखें, चाहे वह रेणुका हो या हुंकार हो, तो आपको दिनकर जी एक विरोधी कवि के रूप में नजर आएंगे। पर अगर आप स्वतंत्रता संग्राम के बाद उनकी रचना को देखेंगे तो वही दिनकर जी आपको जनकवि के रूप में दिखेंगे, राष्ट्रकवि के रूप में दिखेंगे। दिनकर जी की रचना से कभी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये गांधी के भक्त हैं, तो कभी युद्ध के पैरोकार, कभी पंडित नेहरू के अभिन्न दिखलाई देते हैं, तो कभी उनकी तीखी आलोचना करते हुए जनकवि का धर्म निभाते हुए नजर आएंगे। दिनकर जी की रचना में राष्ट्रवाद का गान है तो वामपंथ की चेतना भी है। अगर रश्मि रथी वीर रस का गान है तो उर्वशी में श्रृंगार रस का तान है और श्रृंगार रस का साज भी है। अभी उर्वशी का जिक्र आया। उर्वशी एक वही रचना है जिसके लिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। जो उर्वशी रचना है उसमें पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कहानी है। अमूमन दिनकर जी वीर रस के कवि के रूप में ज़्यादा जाना जाते हैं, पर उर्वशी किताब से वो श्रृंगार रस के भी उतने ही अच्छे कवि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ही इज इक्वली गुड श्रृंगार रस कवि के रूप में जितना अच्छा कि वो वीर रस के कवि हैं। उसी उर्वशी रचना में एक लाइन है कि मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग, वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूं। मर्त्य मानव का विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। 1959 में दिनकर जी को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है और जो उनकी रचना है उसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। अगर आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लाइब्रेरी में, घर की लाइब्रेरी में, घर के किसी कोने में यह किताब अवश्य होनी चाहिए, संस्कृति के 4 अध्याय। 1959 में ही दिनकर जी को उनकी रचना के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए, उनकी लेखनी के लिए पद्म भूषण से भी नवाजा जाता है। अगर आपको बताते चले तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ और ये भूमिहार जाति से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पर इनका जात बताना इसलिए उचित है क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर सके। जबकि अगर आप इनकी रचना को देखेंगे तो जो रश्मि रथी में रचना है वह जात पर प्रहार है। जो कर्ण को छोटी जात का दिखाया गया है उस पर प्रहार है, उस पर करारा प्रहार है। इनकी लेखनी में, इनके व्यक्तित्व में आप ये पाएंगे कि ये किसी जात के नहीं हैं, किसी धर्म के नहीं हैं, किसी मजहब के नहीं हैं। ये जात के नहीं, जमात की राजनीति भी करते हैं और जमात की लेखनी को भी उठाते हैं और उसकी लेखनी भी लिखते हैं। दोस्तों, दिनकर जी इतना अच्छा काव्य पाठ करते थे कि ऐसा कहा जाता था कि ये मुर्दे में जान फूंक देते थे। तो दिनकर जी एक काव्य पाठ कर रहे थे और काव्य पाठ कर रहे थे, सभागार हॉल में लोग बैठे हुए थे, आगे कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे जो बड़े बदमाश थे। तो दिनकर जी की रचना चलती है कि या अनल हूं या कि पारावार हूं मैं। तो दिनकर जी का बोलने का स्टाइल था कि एक लाइन को 2-3 बार बोलते थे, लय बनाते थे, तान बनाते थे और फिर अपनी बात को रखते थे। तो फिर दिनकर जी ने बोला कि या अनल हूं या कि पारावार हूं मैं। आगे 2 बच्चे बैठे हुए थे। एक लड़का दूसरे से बोलता है कि लगता है दिनकर जी आगे की लाइन भूल गए हैं। फिर दिनकर जी अपने स्टाइल में बोलते हैं या अनल हूं या कि पारावार हूं मैं। जो बच्चा बैठा हुआ था दूसरे को बोलता है कि भाई मैं 100% श्योर हूं कि दिनकर जी अगला लाइन भूल गए हैं। फिर कुछ देर की चुप्पी होती है सभागार हॉल में और दिनकर जी दोनों हाथ उठाकर चौथी बार बोलते हैं
या अनल हूँ या कि पारावार हूँ मैं। वो जो लड़का था, वो दंड लड़का था, आगे से खड़ा होता है और बोलता है या सिमरिया घाट का भूमिहार हूँ मैं। सभागार हॉल में तालियां बजना स्टार्ट होती हैं। दिनकर जी अपना जगह छोड़ते हैं, उस लड़के को गले लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो हमसे भी अच्छा काव्य पाठ करते हो, और मंच का संचालन उस बच्चे को दे देते हैं। ऐसे थे हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी। दिनकर जी हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में प्रोफेसर के रूप में मुजफ्फरपुर कॉलेज के लंगट सिंह कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के विभागाध्यक्ष बनते हैं। बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति बनते हैं और कुलपति भी बनते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद, आज़ादी के बाद वो राज्यसभा के 3 बार मेंबर बनते हैं और जो हिंदी वाला सेक्शन है उसको हीड भी करते हैं। 1934 से 47 के बीच में आप देखेंगे तो ये बिहार सरकार में सेवा देते हैं और 1934 से 47 के बीच में प्रचार विभाग के उपनिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पर 1900 बिहार सरकार में नौकरी करने के बावजूद आप दिनकर जी को देखेंगे कि अपनी रचना के मार्फत ये जनता को जागरूक करते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं अपनी रचना के माध्यम से। जैसे इनकी अगर आप पहली रचना देखें तो 1924 में इनकी पहली रचना छात्र सहोदर छपती है और उस छात्र सहोदर एक लोकल न्यूज़पेपर होता है और उसके एडिटर होते हैं नरसिंह दास जी। और पहली रचना 1924 में छपती है। फिर बरदोली सत्याग्रह होता है। जब बरदोली सत्याग्रह होता है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाता है, उसकी विजय गाथा के रूप में इनकी एक रचना आती है विजय संदेश, जो बहुत ही फेमस होती है। जब साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, तो साइमन कमीशन का बिहार में नेतृत्व डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह कर रहे होते हैं। और जब बिहार में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह नेतृत्व उसका कर रहे होते हैं तो पटना के गांधी मैदान में युवाओं का, स्टूडेंट्स का एक भीषण जनसैलाब उमड़ता है और उसमें एक शपथ पत्र साइन किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि साइमन कमीशन गो बैक, और वो शपथ पत्र को ब्रिटानिया हुकूमत को भेजा जाता है। उस शपथ पत्र में एक सिग्नेटरी जो हैं उसमें दिनकर जी हैं और वो कहते हैं कि साइमन कमीशन गो बैक, और बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं साइमन आंदोलन में जो डॉक्टर अनुग्रह बाबू के नेतृत्व में चल रहा था पूरे बिहार में। तो इस तरह से इनका योगदान बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में भी उतना है। और इनकी जो पहली रचना छपती तो छात्र सहोदर में है आर्टिकल के रूप में, पर पहली इनकी जो पुस्तक छपती है वो रेणुका के रूप में छपती है। और 1935 में जब छपती है तो कुछ लोग जाकर गांधी जी को इसको प्रस्तुत करते हैं, गांधी जी को देते हैं और गांधी जी को रेणुका बहुत पसंद आती है। और इनकी दूसरी रचना रहती है हुंकार, जो स्वतंत्रता संग्राम के पहले की रचना है। ये दोनों पुस्तक इतना फेमस होता है कि ब्रिटानिया हुकूमत की नींद उड़ा देता है और इन्हें 4 साल में 22 बार तबादला करना पड़ता है ब्रिटानिया हुकूमत को। इन्हें एक तरह से पनिशमेंट ट्रांसफर किया जाता है। पर इनकी आवाज़ और इनकी कलम ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ हमेशा चलती रही और इन्होंने खूब लिखा। अगर आप देखें तो जो सबसे अच्छी मुझे लगती है जो इनकी रचना, इसमें तो है कि कोबड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा रचना है कौन छोटा रचना है कहना अपराध होगा। पर रश्मि रथी का जिक्र किए बिना यह पूरा जो एपिसोड है अधूरा रह जाएगा। रश्मि रथी के हर पंक्ति में एक जोश है, एक मैसेज है। जैसे कि एक रश्मि रथी की लाइन है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कहने का मतलब है कि ये सब वो पंक्तियां हैं जो जीवन के आज की जो दैनिक दिनचर्या हैं वो प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम कर सकती हैं। जब हम लोग अपनी मुसीबत में अपना मोर्चा छोड़ने लगते हैं तो ये पंक्तियां हमारे एक सबल के रूप में काम करती हैं, एक ताकत के रूप में काम करती हैं। इनकी और अगर आप रचना देखें तो एक है परशुराम की प्रतीक्षा, द्वंद्व गीत, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नील कुसुम, धूप छां, अनगिनत रचनाएं हैं। पर इनकी जो एक रचना बहुत फेमस हुई वह है परशुराम की प्रतीक्षा। और उस परशुराम की प्रतीक्षा में जिस नेहरू के एक फैन फॉलोअर थे, जिस नेहरू को अपना आइडियल मानते थे, उस नेहरू पर भारी कटाक्ष है परशुराम की प्रतीक्षा में। जब भारत और चीन युद्ध होता है तो यही दिनकर जी अपनी कलम से नेहरू जी पर इतने तीखे कटाक्ष करते हैं कि नेहरू जी उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं। दोनों का व्यक्तित्व बहुत विराट है।
कहने का मतलब है कि परशुराम की प्रतीक्षा में तीखी आलोचना करते हैं, पर जब पंडित नेहरू का मौत होता है, जब पंडित नेहरू का देहांत होता है, तो देश के सबसे पहले व्यक्ति हैं जो आर्टिकल लिखते हैं अखबारों में और कहते हैं कि पंडित नेहरू का देहांत रक्तचाप से नहीं, विश्वासघात से हुआ है। आपको बताते चले कि पंडित नेहरू भी इनके काव्य पाठ के दीवाना थे। दिल्ली में एक काव्य पाठ था और मुख्य अतिथि के रूप में पंडित नेहरू, वही पंडित नेहरू जिसके सामने टिट्टो और नासिर सलाम ठोकते थे, वही पंडित नेहरू जिसको उस समय का यूएसएसआर अपने खेमे में लाना चाहता था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अपने खेमे में लाना चाहता था, पर पंडित नेहरू एकला चलो के नारे के साथ इन नैम का उद्घोषण करते हैं और नैम को फॉलो करते हैं। तो जब पंडित नेहरू को रिसीव करने दिनकर जी आते हैं और जब सीढ़ी पर पंडित नेहरू जी चढ़ रहे होते हैं, तो सीढ़ी पर चढ़ने के दरमियान उनके पांव लड़खड़ा जाते हैं और जब पांव लड़खड़ाते हैं तो बगल में दिनकर जी होते हैं। दिनकर जी उन्हें संभालते हैं और हाथ से सहारा देते हैं। इस पर पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं तो गिरते गिरते बच गया, अगर आप नहीं संभालते तो इस पर वाकपट्टू दिनकर जी कहते हैं कि पंडित जी जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे संभालती है, जो बाद के दिनों में बहुत फेमस हुआ। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व बिहार की मिट्टी से पैदा हुए। बिहार की अगर आप मिट्टी को देखें तो बिहार की मिट्टी को जिसने चुमा है वो भगवान शंकर बना है, क्योंकि बिहार की मिट्टी एक भभूत है जो शंकर बनाने की काबिलियत रखती है। जब 1857 की क्रांति हुई, जब देश में कोई मोर्चा संभालने वाला नहीं था, तब उस 80 साल के वीर कुंवर सिंह ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। बिहार की मिट्टी को अगर मोहनदास करमचंद गांधी नहीं छूते तो वो महात्मा गांधी कभी नहीं बन पाते। जब देश की सत्ता निरंकुश हो जाती है, जब देश की सत्ता निरंकुश होते हुए लोकतंत्र की हत्या करती है और इमरजेंसी देश में लागू करती है, तब एक फक्कड़ व्यक्ति बिहार की मिट्टी से आवाज देता है, आह्वान करता है और आपको पता है टोटल रिवॉल्यूशन के नारा से पूरा देश गूंजता है और वो दम्भी सरकार को इस देश छोड़कर जाना पड़ता है, इस गद्दी को छोड़ना पड़ता है। दिनकर जी का अगर आप देखें तो इनका देहांत 24 अप्रैल 1974 को हो जाता है, पर इनकी रचना इतनी कालजयी होती है, ये इतने यशस्वी व्यक्तित्व के मालिक हैं, इनकी रचना के मार्फत ये हमेशा जनता के बीच में जीवित रहे हैं और जनता के बीच में अपना अमिट छाप छोड़ते रहे हैं। इसी दिल्ली के रामलीला मैदान से जब टोटल रिवॉल्यूशन होता है, जब इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल फूका जाता है, तो दिनकर फिर जीवित हो उठते हैं और उनकी एक रचना है जनतंत्र का जन्म। उसकी एक लाइन है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय का रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और देश की दम्भी सरकार को जिसने लोकतंत्र की हत्या की थी उसे सत्ता छोड़ना पड़ता है और दिनकर फिर से जिंदा हो पड़ते हैं अपनी रचना के माध्यम से और हमारे और आपके दिलों पर राज करते हैं। तो इस तरह के थे हमारे दिनकर जी। ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए और भी इस तरह के एपिसोड लेकर हम लोग आएंगे, क्रिस्प एपिसोड लेकर आएंगे और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसका जो नोट्स रहेगा आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।